देखो जी, दो तीन चीज़ें याद रखना। इंटरनल सिक्योरिटी जो है, आप जानते हो जीएस मीन्स पेपर 3 का हिस्सा है। रिसेंट टाइम्स में लास्ट 3 इयर्स टू बी प्रिसाइज अगर मैं बोलूँ तो 4 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 75 to 90 मार्क्स का वेटेज हो रहा है। ये तो मेंस है। लेकिन एक बड़ा पेक्यूलियर ट्रेंड दिखा है, जो इनफैक्ट अगर कोई मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट अन अकेडमी का होगा वो जानता होगा इस बात को। प्रीलिम्स में इंटरनल सिक्योरिटी में क्वेश्चंस जो हैं वो आने चालू हो गए हैं, और ये लास्ट 2 इयर्स में दिखे हैं। एंड आई एम वेरी सर्टन कि आगे अगले 2-3 साल दिखेंगे। और 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं जो वर्बेटिम होते हैं, बेसिकली अपने सीधे सीधे इंटरनल सिक्योरिटी के। लास्ट ईयर जब मैं मेंटरशिप भी करा रहा था बच्चों को, तो उस समय मैंने उनको बोला था कि इंटरनल सिक्योरिटी के क्लास नोट्स को रिवाइज करके जाना, और उनसे फ़ायदा मिला था बच्चों को। आपको भी ये सजेशन अभी ही दे रहा हूँ मैं कि प्रीलिम से पहले प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज कर लेना, जो भी अपने क्लास नोट्स हैं जो हम करेंगे। ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि देखो, प्रीलिम से पहले ना आप लोगों के साथ इस कोर्स के अंदर ही मैं आई विल टेक सम क्लासेस, और प्रीलिम स्पेसिफिक फैक्ट्स वगैरह जो हैं वो अलग से आपको करा दूंगा इसी कोर्स के अंदर लेके। ठीक है, तो वो भी आपको वरी नहीं करना है। तो कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स मिसाइल्स वगैरह को लेके जो आजकल आ रहे हैं क्वेश्चन, खास करके मिसाइल और मिसाइल टेक्नोलॉजीज, उनको लेके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको इसी कोर्स के अंदर प्रीलिम से पहले करा दूंगा। दूसरा है कि बेटा, कोर्स जो है लाइक आई आर ओनली, वी विल फॉलो द सेम मेथोडोलॉजी। वी आर स्टार्टिंग इट इन नवंबर, वी विल कंटिन्यू इट टिल मार्च। वी विल हैव मंथली क्लासेस। To begin with, classes will be less. Gradually, classes will increase, and number of lectures will also go higher. ठीक है जी। तीसरी चीज़ है कि आपको, अब आप क्योंकि कोर्स के हिस्से हो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ओनली फोकस ऑन क्लास नोट्स। नो बुक टू बी रेड, नो एडिशनल सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड। बट येस, वन थिंग जो आई थिंक मैं हमेशा कॉमनली बोलता हूँ, कीप रीडिंग न्यूज़पेपर्स। जो अपडेट्स आते जाएंगे उनको न्यूज़पेपर से करते जाना साथ साथ। न्यूज़पेपर के सिवाय आपको कुछ नहीं पढ़ना। क्लास नोट्स पे फोकस कीजिएगा, और क्लास नोट्स का भी मैंने आपको अभी बता दिया। देर विल बी नो वर्क बुक। आपको डबल डबल टाइम वेस्ट नहीं करना, A4 शीट्स का प्रयोग करो और नोट्स बनाओ। और एक काम ज़रूर कर लेना, मंथली नोट्स को कंसोलिडेट करके जिस्ट बना लेना हर टॉपिक की, जिससे आपको रिवीजन आसान होगा। ठीक है जी। तो ये तरीका है जी, जिस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं अब। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 1 जो है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन सिक्योरिटी स्टडीज हेडिंग देंगे। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि वर्ड सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। वर्ड सिक्योरिटी को दो नज़रियों से देखा जाता है। सबसे पहले इसको एक कंसेप्चुअल लेवल पे देखा जाता है। दूसरा, इसको एक प्रैक्टिकल लेवल पर देखा जाता है। कंसेप्चुअल लेवल का मतलब होता है कि जो थ्रेट्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेररिज्म, इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म, ये चारों अलग होते हैं। इनमें क्या फ़र्क होता है वो हम देखेंगे, डोंट वरी।
कंसेप्चुअल लेवल पे हम ये कहते हैं कि सिक्योरिटी का एक जेनरिक लेवल पर मतलब ये होता है कि थ्रेट कैसे मैनिफेस्ट करता है। प्रैक्टिकल लेवल पर हम ये देखते हैं कि जो थ्योरी है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है, वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। अब आप कहोगे कि फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब हम बात करते हैं लेट्स से इंसर्जेंसी की, तो हम इंसर्जेंसी को कंसेप्चुअल लेवल पर एक नज़रिए से समझते हैं कि इंसर्जेंसी का ये मतलब होता है। पर ज़रूरी नहीं है कि इंसर्जेंसी जो थ्योरेटिकल मतलब है उसी तरीके से अप्लाई हो। एप्लीकेशन में थ्योरी हमेशा, ये याद रखना, इज़ स्लाइटली मॉडिफाइड। स्लाइटली मॉडिफाइड। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? आजकल आपके सामने एक चीज़ चल रही है, आपने देखा होगा, एक शब्द जो न्यूज़पेपर में प्रयोग हो रहा है कॉल्ड व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम। ये शब्द आप सभी ने सुना होगा, व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम, जो अभी लाल किले के अटैक के बाद हुआ। अब आप ये कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल लेवल का डिफरेंस समझो। मैं आपको एक बहुत रूडिमेंटरी लेवल पे समझा रहा हूँ। हम कहते हैं कि कंसेप्चुअल लेवल पे जब हम बात करते हैं टेररिज्म की, तो हम टेररिज्म में कहते हैं कि ज़्यादातर पुअर वल्नरेबल लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर टेररिस्ट बनते हैं। वो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हम टेररिज्म को एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी के नज़रिए से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है? सोशियोलॉजिकल थ्योरी कहती है कि सोसाइटी के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं। सोशियोलॉजिकल थ्योरी कहती है सोसाइटी में कुछ फैक्टर्स होते हैं। इन फैक्टर्स की वजह से पीपल जो हैं डिप्राइव होते हैं, और ये जो पीपल डिप्राइव होते हैं ये करते हैं टेररिज्म। ये करते हैं टेररिज्म। अब ज़्यादातर सोशियोलॉजिकल थ्योरी का एनालिसिस कहता है कि जो ज़्यादातर गरीब वर्ग के या वल्नरेबल लोग होते हैं, दे बेसिकली आर मोर प्रोन टू गेटिंग इनटू टेररिज्म। मोर प्रोन टू गेटिंग इनटू टेररिज्म, ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी कहती है कंसेप्चुअल लेवल पर। पर यहाँ पर जब हम बात करते हैं कंसेप्चुअल लेवल के बाद प्रैक्टिकल लेवल पर, तो हमने एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ ऑब्जर्व करी। और वो क्या ऑब्जर्व करी पेक्यूलियर लेवल पर? प्रैक्टिकल लेवल पर हमने ये देखा कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो अभी ये जो वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम है, इसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पुअर और वल्नरेबल नहीं, बल्कि एक एजुकेटेड क्लास भी है, और ये भी रेडिकलाइज होकर टेररिज्म करती है। ये भी रेडिकलाइज होकर टेररिज्म करती है। इस चीज़ से हमें क्या लर्निंग मिलती है? इस चीज़ से हमें लर्निंग ये मिलती है जो मैंने अभी आपको बोला, कि कंसेप्चुअल लेवल और प्रैक्टिकल लेवल में ये फ़र्क होता है। कि प्रैक्टिकल लेवल पर हम देखते हैं कि क्या ये जो कंसेप्चुअल लेवल पर टेररिज्म को एक्सप्लेन किया, क्या प्रैक्टिकल लेवल पर भी वो अपनाया वैसे ही जा रहा है? नहीं जा रहा। आपके सामने है डिफरेंस। क्योंकि कंसेप्चुअल लेवल पर टेररिज्म कुछ है, प्रैक्टिकल लेवल पर कुछ है, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि सिक्योरिटी में हम कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ते हैं। तो दोनों पढ़ने से क्या होता है? दोनों पढ़ने से सिक्योरिटी की एक ऑल इनकम्पासिंग एनालिटिकल कैटेगरी क्रिएट होती है। ऑल इनकम्पासिंग एनालिटिकल कैटेगरी, इसका क्या मतलब है जी? ये चार शब्दों का ऑल इनकम्पासिंग एनालिटिकल कैटेगरी का मतलब एक साधारण लैंग्वेज में है, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ये कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होती है? ये तब होती है जब हम कंसेप्चुअल लेवल पे और साथ ही में प्रैक्टिकल लेवल पर, दोनों जगह पर सिक्योरिटी को पढ़ें। और जब हम कहते हैं कंसेप्चुअल लेवल, तो मैंने आपको क्या बताया? हाउ सिक्योरिटी थ्रेट्स मैनिफेस्ट। और प्रैक्टिकल लेवल पर हाउ डू दे अप्लाई ऑन द ग्राउंड। क्या एग्जाम्पल हमने लिया? टेररिज्म का। सोशियोलॉजिकल थ्योरी कहती है पुअर एंड वल्नरेबल लोग ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल है। प्रैक्टिकल चीज़ बता रही है चैलेंज करते हुए सोशियोलॉजिकल थ्योरी को, कि वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम, एजुकेटेड लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं,
देयर बाय चैलेंजिंग द नोशन एट द कंसेप्चुअल लेवल। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि क्योंकि जब प्रैक्टिकल लेवल की सिक्योरिटी की हम लोग बात करते हैं और प्रैक्टिकल लेवल पर अगर कोई डिसोनेंस होता है, डिसोनेंस का मतलब होता है एक सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंस। तो ये डिसोनेंस क्या करता है, ये थियोरेटिकल लेवल को ऑल्टर करता है। ऑल्टर करता है मतलब चेंज करता है। तो अभी जैसे हमने बात करी, प्रैक्टिकल लेवल पर हमने कहा कि टेररिज्म में एक नया ट्रेंड देखने को मिला, वाइट कॉलर। अब ये एक डिसोनेंस है, तो इससे क्या होगा कि टेररिज्म की जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो अब चेंज होगी। अब आपको इस चीज से एक चीज यहाँ पर क्लियर हो रही होगी कि क्योंकि अगर प्रैक्टिकल लेवल पर कोई डिसोनेंस होता है, उस डिसोनेंस से अगर थियोरेटिकल लेवल ऑल्टर होता है, तो यहाँ पर ये कहना कि एक यूनिवर्सल लेवल पर टेरर थ्रेट्स हम कॉमनली डिफाइन कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है मेंस में पहले भी, और खास करके विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म अलोन। आज की डेट में कंसेप्चुअल लेवल पर आप यूनिवर्सल लेवल की जो डेफिनेशंस हैं, वो चाहे टेररिज्म की हो, इंसर्जेंसी की हो, मिलिटेंसी की हो, एक्सट्रीमिज्म की हो, उनको कॉमनली डिफाइन करना बहुत टफ है। ये वर्ड याद रखो जी, टाइम। टाइम का मतलब होता है जी टेररिज्म, इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म। टेररिज्म, इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म, टाइम। तो हम क्या कह रहे हैं जी, हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि आज यूनिवर्सल लेवल पर टाइम को डिफाइन करना मुश्किल है, तो इसीलिए टाइम की लेकर एक यूनिवर्सल लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी टफ है। ये चीज समझ आई जी, टाइम को लेकर एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग टफ है। इसी रीजन से हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि पहली बात, टेररिज्म को लेकर इंडिया के पास भी कोई डेफिनेशन नहीं है और वर्ल्ड के पास भी कोई एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नहीं है। इंसर्जेंसी की जब हम बात करते हैं, इंडिया के पास अपनी डेफिनेशन है और ग्लोबल के पास, वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज के पास अपनी डेफिनेशन है। कुछ कॉमन पॉइंट्स इंसर्जेंसी में इंडिया के और वर्ल्ड के कॉमन होंगे, बट ये कहना कि उन कॉमन पॉइंट्स की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो इंसर्जेंसी है वो हमेशा सेम होगी, डिफिकल्ट है। मिलिटेंसी सेम इशू, एक्सट्रीमिज्म सेम इशू। तो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम, इंडिया विल हैव इट्स ओन डेफिनेशंस, वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज विल हैव डिफरेंट डेफिनेशंस, सम कॉमन एलिमेंट्स में ओवरलैप, सम कॉमन एलिमेंट्स में ओवरलैप, येट यूनिवर्सैलिटी इज नॉट फाउंड। ये पॉइंट में अगर बोलूं तो समझ आ गया सबको। सम कॉमन एलिमेंट्स विल ओवरलैप in India's definition of insurgency and America's definition of insurgency, but there is no unanimous consensus that India's definition of insurgency, America's definition of insurgency, all other countries and their definitions of insurgency is equal to a global universal definition of insurgency। वो चीज नहीं है। कुछ एलिमेंट्स कॉमन आपको सब कंट्रीज के साथ मिल जाएंगे, पर उन कॉमन एलिमेंट्स के बेसिस पे एक यूनिवर्सल डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट नहीं हो पा रही, इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। तो ये चीज आपको पहली बात तो दिमाग में रखनी है। अब सिक्योरिटी को हम कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब होता है
actions that affect security, safety of citizens within the boundaries of the country. इंटरनल, कंट्री के बाउंड्री के अंदर वो एक्शंस जो इंडिया के सिटीजन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल का मतलब होता है चैलेंजेस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉर्डर। कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉर्डर, पहली बात, ये बेसिक डिफरेंस है। पर अब इसको थोड़ा सा और डीपली देखते हैं। हम कहते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी में आप डोमेस्टिक लेवल पर, इंटरनल लेवल पर सेफ्टी सिक्योरिटी को ऑब्जर्व करते हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के चैलेंजेस को ऑब्जर्व करते हो। अब यहाँ पर देखो, इस पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपके कंट्री के बाउंड्री के अंदर सबसे बड़ी बात कैसे है, आपके कंट्री के बाउंड्री के अंदर चैलेंजेस कैसे आएंगे। आपकी टेरिटरी है पूरी, टेरिटरी का एक बॉर्डर है पूरा, बॉर्डर के अंदर लोग रह रहे हैं, तो सवाल सबसे पहले तो ये उठता है कि बॉस बॉर्डर के अंदर चैलेंज कैसे आ सकता है। यानी कि यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी में जो हम बात कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि बॉस ये जो चैलेंज है ये आएगा कैसे। तो ये ऐसे आता है कि सोसाइटी में कुछ ग्रीवेंसेस होते हैं। इन ग्रीवेंसेस को जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो इसका एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते हैं। ये आज की डेट में एक्सप्लेन किया जाता है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत। पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट होती है, हमें उसमें नहीं जाना, बट एक जनरल लेवल पर समझो। थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये कहती है कि जो लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, वो एकजुट होकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सरकार के साथ। सरकार को बोलते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, आप हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड। सरकार जब सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है तो ये उसका एक कोर टास्क होता है। अब प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम आती है कि एक सोसाइटी में जब लोग रहते हैं तो उनके कुछ ग्रीवेंसेस होते हैं। ग्रीवेंसेस कैन बी इश्यूज। ये इश्यूज सोशल हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। सोसाइटी में लोगों के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस इश्यूज हैं। ये इश्यूज, ये जो ग्रीवेंसेस हैं, लोग चाहते हैं इन ग्रीवेंसेस और इश्यूज का एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो। पर कई बार क्या होता है, क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कंट्री होने के नाते क्या समस्या आती है कि एक बड़ी कंट्री में हर चीज का पॉलिटिकल सॉल्यूशन स्लो भी होता है और टफ भी होता है। हम ये नहीं कह रहे कि होता ही नहीं है, हम कह रहे हैं कि स्लो होता है। अब किसी का कोई इशू है, अब वो हाईलाइट होगा, फिर वो पॉलिटिकल लेवल पर कैप्चर होगा, फिर पॉलिटिकल लेवल पर कैप्चर होने के बाद एक सॉल्यूशन आएगा। अब यहाँ पर एक केस इन पॉइंट देखो आप, पोल्यूशन है, इंटरनल इशू है, ये लोगों का एक ग्रीवेंस है। इस ग्रीवेंस को लेके लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इंडिया गेट पे भी 2 हफ्ते पहले प्रोटेस्ट हुए, पोल्यूशन को लेके लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इससे क्या हुआ,
पॉलिटिकल लेवल पर ये प्रोटेस्ट कैप्चर हुआ। अब एक तरीका है कि भाई पॉलिटिकल लेवल पर ये प्रोटेस्ट कैप्चर ही ना होता। इसका भी एक एग्जांपल है, नेपाल। नेपाल में इंटरनल लेवल पर बहुत सारे लोगों का एक ग्रीवेंस था। ग्रीवेंस ये था कि भाई ना हमारे पास कोई स्किल है, ना हमारे पास कोई जॉब है, और गवर्नमेंट जो है दोनों चीजें प्रोवाइड नहीं कर रही। लोग परेशान थे। इस परेशानी को पॉलिटिकल लेवल ने कैप्चर नहीं किया, इग्नोर किया। इसको बार बार इग्नोर करने से क्या हुआ इवेंचुअली, कि ये जो प्रोटेस्ट था ये एक जेनजी प्रोटेस्ट बन गया, और खमियाजा हुआ, रेजीम चेंज हो गया। नेपाल में सरकार बदली, इश्यूज इंटरनल थे, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थी, डोमेस्टिक ग्रीवेंसेस थे, रिजॉल्व नहीं हुए। हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जब लोगों का ग्रीवेंस होता है उस ग्रीवेंस को वो पॉलिटिकल लेवल पर कैप्चर करवाते हैं। तरीके होते हैं, प्रोटेस्ट करना एक तरीका है, अखबार में लिखना एक तरीका है, आज की इंटरनेट एज के टाइम पे डिबेट करना एक तरीका है सोशल मीडिया पे। तो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप अपने ग्रीवेंसेस को कैप्चर करवाओ। अगर तो वो कैप्चर हो गए तब तो सोल्यूशन आ जाएगा। अगर वो कैप्चर ना हुए तो प्रोटेस्ट इस तरीके से रेजिम को भी ऑल्टर कर सकता है। ये एक एग्जांपल था रेजिम स्टेबिलिटी का। कि यहां पर प्रोटेस्ट हुआ पोल्यूशन को लेके, सरकार ने चीज को समझ लिया कि भैया पोल्यूशन की प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि रेजिम जो है अनस्टेबल हो गया। आपकी इंटरनल सिक्योरिटी सारी डिपेंड करती है, दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या निकला समझने में, कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी डिपेंड करती है आपके लोगों पे, लोगों के ग्रीवेंस पे, उस ग्रीवेंस के रेजोल्यूशन पे। और रेजोल्यूशन ज्यादातर पॉलिटिकल होता है। तो व्हाट इज द एंड रिजल्ट वी आर रीचिंग एट, इंटरनल सिक्योरिटी डिपेंड्स अपॉन पॉलिटिकल रेजोल्यूशन ऑफ ग्रीवेंसेस, ऑफ सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस। टू बी मोर प्रिसाइज अगर मैं बोलूं तो ये समझ आ रहा है आपको। इंटरनल सिक्योरिटी डिपेंड्स लार्जली ऑन व्हाट, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन ऑफ योर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस। अब व्हाट डज दिस गिव अस एज एन इन्फ्रेंस हियर, ये देता है कि इंटरनल सिक्योरिटी का कोर प्रोवाइडर कौन है, स्टेट। ये अगर मैं पॉइंट बोलूं तो समझ आ रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी का कोर प्रोवाइडर कौन है, स्टेट। स्टेट ही प्रोवाइड करेगा इंटरनल सिक्योरिटी। इसको रिफ्रेश करके देखो, स्टेट प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी कैसे, थ्रू रेजोल्यूशन ऑफ सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस। सो व्हाट इज द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू से, सेंट्रलिटी ऑफ सिक्योरिटी रिवॉल्व्स अराउंड स्टेट। ये तो चीज बेसिक है, सेंट्रलिटी ऑफ सिक्योरिटी रिवॉल्व्स अराउंड स्टेट, क्योंकि स्टेट हैज टू रिजॉल्व द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस। बट सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड
बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑफ स्टेट। अगर ये पॉइंट बोलूं तो अब आपको समझ आया ये कैरेक्टर ऑफ स्टेट क्या मतलब है। कैरेक्टर ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि किस तरीके से एक स्टेट सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करेगा, उसका क्या कैरेक्टर है, किस तरीके से वो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस को कैप्चर करेगा, कैप्चर करके उनको रिजॉल्व करेगा, उसके बेसिस पे डिपेंड करती है कि आपकी सिक्योरिटी कैसी होगी। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी इज डिपेंडेंट अपॉन सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेट। ये चीज क्लियर हो गई जी सबको। ये क्वेश्चन अगर मेंस में आएगा तो आप लिख लोगे इसको कि इंटरनल सिक्योरिटी इज डिपेंडेंट अपॉन, कंटिंजेंट अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेट। सेंसिटिविटी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ जी कि स्टेट किस नजरिए से सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस को देखता है, समझता है, सॉल्व करता है, उस पर डिपेंड होगा कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी पहली बात तो क्या और कैसी होगी। अब दूसरी चीज हमने कहा कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी मींस हाउ एक्सटर्नल एक्टर्स अफेक्ट सिक्योरिटी। तो आपके सामने अब एक चीज बड़ी क्लियर हो गई सर। एक्सटर्नल एक्टर आपकी सिक्योरिटी को अफेक्ट तब करेगा अगर, अब अगर मैं ये बोलूं कि गेट्स एक्सेस टू अफेक्ट सिक्योरिटी इन इनसेंसिटिव स्टेट। तो ये पॉइंट आपको समझ आया। एक एक्सटर्नल एक्टर आज की डेट में किसी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी को तब चैलेंज कर सकता है जब उस स्टेट की इंटरनल सिक्योरिटी इस प्रकार की हो कि वहां का स्टेट इनसेंसिटिव हो। इनसेंसिटिव का मतलब यहां पर क्या हुआ जी, इनसेंसिटिव का मतलब यहां पर ये हुआ एक एक्सटर्नल एक्टर आपकी स्टेट की सिक्योरिटी को चैलेंज तब करेगा जब आपके स्टेट के अंदर आपकी जो स्टेट की सेंसिटिविटी है वो वीक है। सेंसिटिविटी वीक है का मतलब क्या है जी, आपके स्टेट में सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस थे और ये ग्रीवेंसेस को आपकी स्टेट ने रिजॉल्व नहीं किया। जब आपके स्टेट ने इन ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व नहीं किया तो नहीं करने से क्या हुआ कि जो ग्रीवेंसेस थे वो एम्पलीफाई हो जाते हैं। एम्पलीफाई का मतलब ये है कि वो सेंसेशनलाइज हो जाते हैं। और जब ये सेंसेशनलाइज होते हैं तब क्या होता है जी कि इनके सेंसेशनलाइजेशन से एक एक्सटर्नल एक्टर को, अभी हम ब्रॉड वर्ड सिर्फ यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल एक्टर फॉर पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग एक्सटर्नल सिक्योरिटी, कि एक एक्सटर्नल एक्टर को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हम एक बहुत क्रूशल अंडरस्टैंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। हमने ये बोला कि बॉस किसी भी स्टेट में अगर उसके ग्रीवेंसेस ऑफ सिटीजन्स रिजॉल्व नहीं हुए तो वो सिर्फ एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज नहीं होता बल्कि उसके ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व ना करने की वजह से
आप एक एक्सटर्नल एक्टर को एक अपॉर्चुनिटी देते हो कि वो आपके इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करे, कि वो आपके इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करे। क्योंकि जब आपके सिटीजन्स के ग्रीवेंसेस रिजॉल्व नहीं होंगे, वो एम्पलीफाई होंगे, उनको एक ग्लोबल लेवल पर वॉइस मिलेगी, तो आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो एक्सटर्नल एक्टर्स को इंटरफेयर करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए। आप चीज को समझ रहे हो? तो व्हाट इज दिस इंटायर थिंग टेलिंग अस अगेन? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको, स्टेट इज द कोर सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सारा गेम आ जाता है स्टेट पे कि दे हैव टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी। और जब हम कहते हैं कि स्टेट इज द कोर सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो स्टेट इज ऑल्सो द रिजॉल्वर ऑफ ग्रीवेंसेस, and state is not only the resolver of grievances, but unresolved grievances by state give opportunities for internal security, external security challenges। ये चीज पूरी क्लियर हुई या नहीं हुई? सारा गेम है स्टेट सेंट्रलिटी का। इसीलिए हम कहते हैं कि वी नीड एन इफेक्टिव स्टेट। और ये जो वर्ड इफेक्टिव स्टेट है, इसको हम गवर्नेंस की लैंग्वेज में कहते हैं कि व्हाट वी नीड इज गुड गवर्नेंस। प्रीफिक्स लगा के गुड गवर्नेंस, वर्ड गुड प्रीफिक्स हो जाता है यहाँ पे। और गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? कि वी हैव अ रिस्पॉन्सिव स्टेट, अकाउंटेबल स्टेट, ट्रांसपेरेंट स्टेट। तो गुड गवर्नेंस क्या होता है? एक ही छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो, जी जी इज इक्वल टू रैट। गुड गवर्नेंस इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट स्टेट। अगर स्टेट रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, तो स्टेट आपकी ग्रीवेंसेस को सुन ही नहीं रहा। और अगर वो आपकी ग्रीवेंसेस को नहीं सुनेगा, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, और ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी किसी को नहीं होगी। तो घूम फिर के स्टेट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सर? टू बी रिस्पॉन्सिव। इसीलिए हमने बोला ना सर, सिटीजन्स के ग्रीवेंसेस होंगे, रिजॉल्व करने का, समझने का कि क्या है, क्यों है। अब सवाल उठता है कि ये कौन करता है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इंडिया में एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोवाइडर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। 3 agencies आर सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स इन इंडिया: होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। एक्सटर्नल के लिए 2, इंटरनल के लिए 1। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी जो है कैन बी थ्रेटन्ड बाय एक्सटर्नल एक्टर। हमने ये वर्ड अभी यूज किया था। एक्सटर्नल एक्टर का क्या मतलब होता है जी?
एक्सटर्नल एक्टर का मतलब होता है जी स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर। दो होते हैं सर, स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, कंबाइंडली कॉन्स्टिट्यूट एक्सटर्नल एक्टर, कंबाइंडली कॉन्स्टिट्यूट एक्सटर्नल एक्टर। अब स्टेट एक्टर का क्या मतलब होता है जी? स्टेट एक्टर का मतलब होता है जी एक कंट्री विच यूजेस इट्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस प्लस इंटेलिजेंस एजेंसीज। कोई भी कंट्री स्टेट एक्टर का मतलब होता है द वन दैट यूजेस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, आर्म्ड फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। पहली बात तो। अच्छा, यहां पर एक एग्जांपल ये होता है जी, पाकिस्तान एक स्टेट एक्टर है जिसने अपनी आर्म्ड फोर्सेस प्लस इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज किया है। कब, कैसे, एटसेट्रा, विल सी इन द कोर्स। देखेंगे, बहुत सारी क्लासेस हैं इसको लेके, बट ये चीज समझो। दूसरा, हम कहते हैं जी नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब होता है जी प्रॉक्सी ग्रुप। प्रॉक्सी ग्रुप का क्या मतलब होता है जी? यहाँ पर एक स्टेट का इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करता है एक ग्रुप को जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, बट वर्क करता है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट एक्टर। तो प्रॉक्सी ग्रुप क्या होता है जी? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ग्रुप जिसको स्टेट ही क्रिएट करता है, उसको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करवाता है, इंडिपेंडेंटली उसको ऑपरेट करवाता है, और सबसे बड़ी बात, स्टेट एक्टर के बिहाफ पे वो काम करता है। यहां पर एक साधारण लैंग्वेज में प्रॉक्सी ग्रुप को हम कहते हैं एक टेररिस्ट ग्रुप, एक इंसर्जेंट ग्रुप, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, एक मिलिटेंट ग्रुप। ये, तो प्रॉक्सी ग्रुप चार प्रकार के होते हैं। टेररिस्ट ग्रुप भी होता है, इंसर्जेंट ग्रुप भी होता है, मिलिटेंट ग्रुप भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी होता है। ये चारों में क्या अंतर है मैंने आपको बोला, हम पढ़ेंगे बाद में, डोंट वरी। तो ये चीज है जी, ये चीज आपको क्लियर हो गई जी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम कहते हैं कि एक एक्सटर्नल स्टेट एक्टर थ्रेटन करता है किसी अदर स्टेट की सिक्योरिटी को, तो उस एक्सटर्नल स्टेट एक्टर को हम कहते हैं एडवर्सरी। एडवर्सरी। तो व्हाट इज एन एडवर्सरी? हु इज एन एडवर्सरी? एनी एक्सटर्नल स्टेट एक्टर that today tries to threaten the security of another state. Any state actor
इस कैटेगरी में आज इंडिया के केस में हम कहते हैं पाकिस्तान एक एडवर्सरी है, चाइना भी एक एडवर्सरी है, अमेरिका एक एडवर्सरी है, तुर्की एक एडवर्सरी है, कतर एक एडवर्सरी है। ये कुछ ऐसे ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं जिन्होंने इंडिया की स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेटन अलग अलग समय पे किया है और कई अभी भी कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा कि एग्जाम में हम कभी डायरेक्टली किसी कंट्री का नाम अवॉइड करते हैं यूज करना। हम एक न्यूट्रल आंसर लिखते हैं। आंसर राइटिंग की क्लासेस में आप सीख रहे हो इस चीज को। एक न्यूट्रल आंसर कैसे आएगा जी? जब आप एक न्यूट्रल वर्ड यूज करोगे, एडवर्सरी। तो आपको एग्जाम में पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, टर्की, कतर ये लिखने के बजाय अगर आप एडवर्सरी लिखोगे, एग्जामिनर विल अप्रिशिएट द डेप्थ प्लस इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। और डी प्लस आई टी आप जानते हो आंसर राइटिंग की क्लास में, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन। तो ये चीज याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर हुआ जी सबको? एडवर्सरी, स्टेट, एक्सटर्नल स्टेट, सबको क्लियर हो गया जी ये? चलो, we'll continue now in the next class after 12-minute break। इस तरीके से अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी को 2026 के एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो तो ज्वाइन करिए इंटरनल सिक्योरिटी के 2026 का एक न्यू इनरिच्ड कोर्स, जिसको ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। धन्यवाद।